नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का किया निरीक्षण। तय समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्रियों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब आयोग भंग करने की मांग ने पकड़ा जोर। युवाओं को मिला विपक्ष का साथ, एक सुर में बुलंद की आवाज। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू के बयानों के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर खड़े हुए सवाल। अन्य आयोगों की भर्ती प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में। पेपर लीक मामले में अब तक 13 गिरफ्तारी। और अब विदेशों में होगा उत्तराखंड के उत्पादों का एक्सपोर्टेशन। प्रदेश में जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। फलों की खेती में नई टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय किए गए समय पर काम पूरे हों। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड निवास के नक्शे को देखते हुए भवन के सभी प्रावधानों की पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि दिल्ली में जून 2020 से उत्तराखंड निवास का काम शुरू किया गया। भवन में 3 बेसमेंट होंगे। भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा। ग्रीन भवन की तर्ज पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है। वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही धनराशि को बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने का अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की परमिशन दी है। मुख्यमंत्री ने टनकपुर देहरादून के बीच जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किए जाने का भी अनुरोध किया। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग परीक्षा के भर्ती पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा होने के साथ खुलती परत दर परत से एक नया धांधलीबाज सामने आ रहा है। हाल ही में आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे के बाद अब डर उन सफेद पोशों को सताने लगा है जिनके शामिल होने का आयोग के अध्यक्ष ने दावा किया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूके SSSC आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे से खलबली। पूर्व चेयरमैन एस राजू के बयान के बाद कई सवाल। पेपर लीक मामले में कौन है वो सफेद पोश जिनके हाथ शामिल होने के लग रहे हैं आरोप। मैं जानता हूँ लेकिन उनका नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो डिफेमेशन भी वो होता है, लेकिन वो जब तक पुलिस प्रूव नहीं करता। लेकिन मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थे, मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, मुझे बच्चे ने कहा कि साहब ये क्या शुरू से। वैसे ऐसा नहीं है कि ये मामला आज FIR किए। FIR के 2 महीने के पहले मैंने पूरा मेहनत किया है, तो मैं स्टेप को पूरा कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सफेद पोश है, इसको अंदर करना चाहिए ताकि कम से कम अगले 3-4 साल के लिए यहाँ नकल ना हो जाए इसका। इसी साल सितंबर में खत्म हो रहे कार्यकाल से पहले ही उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू इस्तीफा दे चुके हैं। 2016 से एस राजू आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। आयोग की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रही जांच के बीच शुक्रवार देर शाम उनके इस्तीफे ने खलबली मचाने के साथ पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। इसके साथ ही सिस्टम के अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि या तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं है या फिर उनकी भी इसमें कहीं न कहीं मिलीभगत है। बतौर आयोग के अध्यक्ष रहते हुए आखिरी दिन दिए गए उनके बयान को सुनना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के बड़े पद पर तैनात थे और ऐसा आयोग जो लाखों लोगों को रोजगार के मौके देता है और उनके भविष्य को संवारने का काम करता है। लेकिन मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थे, मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, मुझे बच्चे ने कहा कि साहब ये क्या शुरू से। वैसे ऐसा नहीं है कि ये मामला आज FIR किए। FIR के 2 महीने के पहले मैंने पूरा मेहनत किया है, तो मैं स्टेप को पूरा कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सफेद पोश है, इसको अंदर करना चाहिए ताकि कम से कम अगले 3-4 साल के लिए यहाँ नकल ना हो जाए। एस राजू ने दिए गए अपने बयान में इस बात का भी दावा किया है कि ये मामला काफी पुराना है, जब उन्हें भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायतें मिलने लगी थी।
उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि भर्ती में धांधली का ये मामला रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए एस राजू यहाँ तक कह गए कि नकल का खेल आगे भी चलता रहेगा। यूपी वगैरह में तो पता नहीं 11 बार एग्जाम कैंसिल हो गया है इस तरह का, जो लीक होने की वजह से प्रेस से भी कई लीक हुआ है। लीक होना तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान से इससे मैं भी मुझे भी स्पष्ट संकेत मिल रहा है इस चीज से कि अगर है तो आपके एग्जाम कंट्रोलर का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो सकता है, अदरवाइज किसी का कोई क्रिमिनल लायबिलिटी या हम लोग नकल के साथ हम मिले हुए हैं, अगर नकल का तो इतना होता ही नहीं है। 22 जुलाई के बाद लगातार उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले की जांच चल रही है और अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी होने के साथ करीब 1 लाख मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। इस बीच आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने सियासी दबाव और सफेद पोशों के साथ नकल माफियाओं का दखल भी कबूल किया है। ऐसे में एसटीएफ उन तक कब तक पहुँचती है ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद अब आयोग के चेयरमैन एस राजू ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। इस पर उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि एस राजू को काम करने में परेशानी और दबाव झेलनी पड़ रही थी और वो एक ईमानदार अफसर हैं और इसीलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। एस राजू ने वही किया जो उनकी फितरत है, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने आज तक का जो उनका कार्यकाल रहा है मुझे भरोसा था कि वो स्वयं आगे बढ़कर इस्तीफा देंगे और उन्होंने वही किया। दूसरी बात, उन्होंने इस्तीफा देने के साथ गंभीर आरोप सरकार के काम करने के तरीके पे और आयोग में काम करने में जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं, जो दिक्कतें उन्होंने झेली हैं, जो दबाव उन्होंने झेला है, उसका भी जिक्र किया। उस जिक्र में उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि मुझ पर जाँच न कराने का भी दबाव था। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पेपर लीक मामले में आयोग के अध्यक्ष एस राजू अपना इस्तीफा दे चुके हैं। आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद विपक्ष जहां आयोग को भंग करने की मांग कर रहा है, तो वहीं बेरोजगार युवा आयोग में बैठे कई और लोगों पर भी कार्रवाई की मांग करने के साथ जल्द आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग भी अब हो रही है। इस आयोग को तो कम से कम भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये आयोग जो भी अब नौकरी कराएगा उसमें कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। जो व्यक्ति नहीं निकलेगा उसके मन में ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि इसमें कुछ गोलमाल हो रखा है। तो नया आयोग बनाया जाए, नई संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे एग्जाम कराया जा सकता है। पन्ना यूनिवर्सिटी है, वो कर सकता है। लोक सेवा आयोग को भी हम दे सकते हैं, रुड़की है, IIT रुड़की है, बहुत सारे ऐसे अच्छे संस्थान हैं हमारे प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, उनसे कराया जाए। क्योंकि आज की परिस्थिति में इस आयोग पर उत्तराखंड का कोई भी युवा भरोसा नहीं करता। बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो ऐसे में अब जो है सरकार को चाहिए कि तुरंत आयोग में जो अध्यक्ष की कुर्सी खाली हुई है उसको तुरंत भरे और बेरोजगारों के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है उसको तुरंत जो है उसका सफाया करके आगामी जो एग्ज़ाम है उनको तुरंत कराया जाए। और जिन भी बच्चों की अभी ज्वाइनिंग भी हुई रह रखी हैं, ऐसे में उनकी ज्वाइनिंग भी तुरंत दे और हमारी सरकार से यही मांग है कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए। जैविक खेती की जानकारी लेकर विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटे कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश में जैविक खेती की संभावनाओं को देखते हुए एक प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर गया था, जिसके बाद तय किया गया है कि उत्तराखंड के उत्पादों का विदेश में निर्यात होगा। वहीं राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इन विदेशों की 4 कंपनियों को उत्तराखंड में आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आलू, माल्टा, सेब, अखरोट, कीवी के क्षेत्र में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसके 2025 तक उत्पादों को दोगुना किया जाएगा। जर्मनी में न्यूनबर्ग में जो एक बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर का ट्रेड फेयर हर वर्ष होता है, जो पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, उसमें जाने का मौका मिला। 117 देशों के लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया और जो मैंने वहाँ पर आकर देखा, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जर्मनी ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ की एक कंपनी ने हमने MOU साइन किया है। उस कंपनी के साथ मिलकर जैविक के क्षेत्र में हम आगे काम कर सकते हैं। किसानों को उसके अनुसार प्लांट मिले और जो किसानों की आय दुगनी करने का हमारा संकल्प, उसको हम पूरा करें। सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार तमाम योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मगर उन्हीं स्कूलों में आचरण का बहाना बनाकर छात्राओं के भविष्य से भी खूब खिलवाड़ हो रहा है। रुड़की के मंगलौर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है और इस मामले के सामने आने के बाद छात्राओं के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट में आप पूरे माजरे को समझिए और तय कीजिए कि ये किस हद तक ठीक है। छात्राओं का भविष्य खतरे में।
10वीं की 4 छात्राओं का प्रिंसिपल पर आरोप। टैब की रकम प्रिंसिपल ने पर्सनल तौर पर मांगी। टीसी में रेड मार्क कर दर्शाया गलत आचरण। अब खतरे में छात्राओं का भविष्य। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, मगर स्कूलों में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने के एक मामले ने आला अफसरों की नींद उड़ा दी है। रुड़की के मंगलौर का ये राजकीय विद्यालय है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इस स्कूल से 10वीं क्लास की 4 छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सरकार की तरफ से छात्राओं की एजुकेशन के लिए उनके खातों में टैब खरीदने के लिए रकम को ट्रांसफर किया गया। अब छात्राओं के खातों में बाय मिस्टेक रकम 2 बार ट्रांसफर हो गई। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने टैब की रकम मांगी और छात्राओं ने वो रकम प्रिंसिपल के अकाउंट में न ट्रांसफर करके अधिकारी के अकाउंट में भेज दी। बस इसी बात की खुंदक प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ निकाली। कुछ मंथ बाद जैसे कि हमारी मार्कशीट आ चुकी थी विद्यालय में, तो हम अपनी टीसी लेने के लिए गए तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें टीसी अभी नहीं मिलेगी और पहले तुम टैबलेट और वो उसके 12,000 जो तुमने रिटर्न करे हैं वो दिखाइए। हमने उनसे कहा मैम आप हमें उनका सीओ सर का अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, मैम आपके हाथ में पैसे नहीं दे सकते। या तो आप हमें कोई पक्का प्रूफ दें जिससे कि हम दूसरे को जवाब देने में हमें आसानी हो कि हमने पैसे जमा करे हैं, हमारे पास ये प्रूफ है। वो ये देने के लिए तैयार नहीं थी। तो सर हमने उनसे जैसे तैसे करके अकाउंट नंबर सीओ सर का ले लिया। उसके बाद हमने 10-15 बच्चे मिलके अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे करा के आ गए। उसके बाद हमने उन्हें स्लिप वगैरह सब कुछ वहाँ सबमिट करा दी। छात्राओं का ये भी आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उनकी टीसी में रेड मार्क कर उनके आचरण को गलत तरीके से पेश किया। टीसी बेसिकली स्टूडेंट के फ्यूचर एजुकेशन के लिए एक अहम रोल अदा करती है। टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से छात्रों को लिखित आवेदन देने के बाद ही उन्हें भविष्य में किसी अन्य स्कूल में एडमिशन के लिए इसकी जरूरत होती है। लेकिन पीड़ित छात्राओं की टीसी पर रेड मार्क से गलत आचरण दिखाने के बाद अब उन्हें किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। जैसे हम फिर टीसी लेने के लिए गए तो हमने वहाँ से टीसी ले ली और उन्होंने हमारी टीसी पे कुछ अनौपचारिक शब्द का प्रयोग किया जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, हो सकती है। आगे एडमिशन लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो भी डर रहे हैं कि ऐसे बच्चे को हम अपने विद्यालय में नहीं ले सकते। उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी उल्टे सीधे शब्द का यूज़ किया है और हमने उनसे टीसी बदलने का प्रयास किया है तो उन्होंने हमारे से माफ़ीनामा पत्र मांगा है, वो हमारे से ले चुकी हैं। मामला आला अफसरों के पास पहुंचा तो उनके भी कान खड़े हो गए। आनन फानन में जांच शुरू करने के साथ प्रिंसिपल को नोटिस थमाया गया है तो विधायक साहब ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। तो इस संबंध में हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लिया गया है, तो उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण में दिया गया है, तो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब उनके द्वारा भी बच्चों के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। विद्यालय में जाकर स्थलीय रूप से दोनों पक्षों को सुनूंगा, तब मैं बता पाऊंगा कि इसमें किस पक्ष पे जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है। इस संबंध में जांच के ही बाद में टिप्पणी कर पाऊंगा। वो कह रही है कि उस पर लिखा हुआ है कि राजनीति से राजनीति करती हैं, जो है इस लायक नहीं है कि इन्हें पढ़ाया जा सके। तो मैंने कहा ये बताइए कहाँ राजनीति कर रही हैं, तो वो बता नहीं पाई। तो मैंने उसे काफ़ी उसे कहा भी, तो फिर मैंने अधिकारियों से बात करी। अधिकारी कहने लगे साहब हम जो है इसे पे कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो मैं इस मैडम के खिलाफ फिर कार्रवाई कराऊंगा। छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के इस मामले में प्रिंसिपल सवालों के घेरे में है। इस बीच इस मसले को लेकर कई और भी सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल ये कि टैब की रकम प्रिंसिपल ने छात्राओं से पर्सनली तौर पर क्यों मांगी? अगर छात्राओं से कोई गलती भी हुई तो उनके अभिभावकों को क्यों इस बात की इत्तला नहीं की गई? सवाल ये भी है कि क्या छात्राओं के भविष्य के साथ इस तरह का कदम उठाना सही है? ऐसे में इस मामले में सिस्टम को संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि छात्राओं के साथ इंसाफ हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की तैयारी चल रही है जो सेवाएं देने में असमर्थ हैं। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, देखिए। इन दिनों शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों और कार्मिकों को सहूलियत देने की तैयारी कर रहा है जो गंभीर बीमारी के कारण सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और उनकी सेवाएं 20 साल से ज्यादा की हो गई हैं, तो उनको अनिवार्य
सेवानिवृत्ति दी जाए। दरअसल ऐसा करने से जहां उनको पेंशन का लाभ मिलेगा तो उनके पदों को नियुक्ति से भरा जा सकता है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े और पढ़ाई के हुए नुकसान की भरपाई भी हो सके। पूर्व में भी कई बैठकों में माननीय मंत्री जी के निर्देश दिए थे, कल भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बिल्कुल ही अक्षम हैं और किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किया जाना है और चिन्हित कर करके, चूँकि 20 साल में हमारी BRS की जो सर्विस उस पूरी होने के बाद हम कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पद रिक्त नहीं हो रहा है। तो पद रिक्त नहीं होता है तो उसकी दिशा में हम नई नियुक्ति नहीं कर पाते, तो कहीं ना एक पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है उस वजह से। तो जो बिल्कुल ही इस तरह के लोग हैं उनका हम लोग चिन्हांकन करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री का सुझाया ये फॉर्मूला गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के लिए राहत देने वाला है। तो वहीं जिन शिक्षकों की सेवाएं 20 साल से कम हुई हैं, उनको भी अटैचमेंट या उनके घर के आसपास सेवाएं देने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल का कहना है कि पहले भी इस तरीके के आदेश जारी हुए हैं और एक बार फिर ऐसे आदेश को जारी किया गया है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है, जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा, जिनको 20 साल नहीं हुए हैं उनके लिए एक कार्मिक का जियो है, जिसके क्रम में ये है कि अधिसंघ के पद मानते हुए उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जहाँ पर जिस जगह पे वो कार्यरत हैं उस जगह पे हम लोग पदस्थापित भी कर सकें, ताकि हमारा जो कार्य की गुणवत्ता है वो बनी रहे, टीचर्स भी बने रहें और बच्चों के लिए जो शिक्षण कार्य भी बाधित ना हो और उसको भी प्रॉब्लम ना हो। कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा मंत्री का ये फॉर्मूला वास्तव में सराहनीय है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कितनी जल्दी शिक्षा विभाग इस पर अमल करता है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फॉर्मूले को लागू करने के साथ गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर जिला प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें जनपद के नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ ही व्यापार मंडल, होटल व्यवसायी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बैठक में आए सभी लोगों से प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर सुझाव और जानकारी ली। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी उन्होंने बात कही। तो हमारे काफ़ी राउंड्स ऑफ डिस्कशन सभी के साथ हो गए हैं। हमारे जो अधिकारीगण थे और जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायतें और नगर निगम हैं, सभी के अधिकारीगण और जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको हमने इस बारे में सेंसिटाइज़ किया और ट्रेन किया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन है उसको किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और आज उसी के क्रम में यहाँ पे एक बैठक हमने ली है, जिसके अंदर समस्त व्यापार मंडल के, होटल एसोसिएशन के, SHGs और जो वेंडर्स हैं उनको बुलाया गया है और उनसे डिस्कशन भी किया जाएगा किस तरह इसको और अच्छे ढंग से देहरादून जिले में इम्प्लीमेंट किया जाए। मानसून के दौरान लगातार बढ़ रहे कोविड और संक्रामक रोगों के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। CMO ने एडवाइजरी के साथ संक्रामक रोगों पर लगाम लगाने के निर्देश सभी अस्पतालों को दिए हैं। CMO ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन लक्षण काफी सामान्य हैं, इसीलिए सभी अस्पतालों को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से तो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, एक आध हफ्ते से, और जो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं हैं और हॉस्पिटल में जो एडमिशन की दर है वो भी कम है। इस वक्त भी हमारे सिर्फ 5 एडमिट है 245 एक्टिव केसेस में से, और ICU में कोई भी पेशेंट नहीं है। निर्देश किस तरह के निर्देश चिकित्सा इकाइयों में बोला गया है कि आप मास्क अनिवार्य कर दीजिए और सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। रुड़की में आजकल एक स्टंटबाज का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इशारों की रफ्तार में बिना हेलमेट के ये शख्स कई तरीकों से बाइक पर स्टंट करते देखा जा रहा है, तो पुलिस को भी इस स्टंटबाज की तलाश है। बाइक पर इशारों की रफ्तार के साथ स्टंट करते इस शख्स का नाम इकबाल है। गंगनहर कोतवाली के सलियर गांव का रहने वाला ये शख्स है और इकबाल के बाइक पर स्टंट के कारनामे आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए कैसे हवा से बातें करते हुए ये शख्स बाइक पर स्टंट कर रहा है। और इकबाल नाम का ये शख्स कभी बाइक पर लेटकर स्टंट कर रहा है
तो कभी खड़े होकर हाथों को छोड़कर स्टंटबाजी करने में मशगूल है। यही नहीं, स्टंटबाजी के और भी कारनामे इकबाल के नाम पर मशहूर हैं। कभी बाइक को राउंड में घुमाते हैं तो कभी हाथों को हवा में उठाकर स्टंटबाजी को अपना हुनर बता रहे हैं। हैरानी इस बात को लेकर है कि सारे स्टंट में ना तो इस शख्स ने कोई सेफ्टी रखी और ना ही हेलमेट का ही इस्तेमाल किया। बचपन से शौक रखने वाले इकबाल नुमाइश में मौत के कुएं में भी बाइक चला चुके हैं, इसलिए उनका कहना है कि उन्हें काफी एक्सपीरियंस है, मगर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि उनकी देखा देखी कॉपी ना करें। देखिए, इसमें डर की कोई बात नहीं, इसमें बैलेंस बनाना होता है, इसमें कोई डर वाली कोई बात नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी मेरी कॉपी ना करे, क्योंकि ये जान के लिए खतरा हो सकता है। इसको पहले सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इसको हर कोई मेरे स्टाइल को कोई कॉपी ना करे। ये मैं सिर्फ पब्लिक के मनोरंजन के लिए नहीं करता, ये मुझको इसका बचपन से शौक़ है। ये मैं बस बचपन से मुझे शौक़ था, मैंने मौत कुएं में बाइक चलाई कर लिया, वैसे मुझे शौक़ लगा, मैं देखता रहा। बिना सेफ्टी स्टंटबाज करते हुए सरपट सड़कों में दौड़ने का इकबाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सीओ विवेक कुमार का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और स्टंटबाज युवक की पहचान कर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कोई लड़का जो है वो बाइक के ऊपर लेट के बैठ के इस तरह से स्टंट कर रहा है। संज्ञान में आ गया मामला, जांच कर रहे हैं इसमें, और बताया गया युवक तेलीवाला का है, तो इसमें बुला के जो भी संभव कार्रवाई है जो वो हम करेंगे। करतब दिखाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं, मगर ऐसे सरपट सड़कों पर स्टंटबाजी के कारनामे दिखाकर वाहवाही लूटना भी ठीक नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस युवक के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष के पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर झंडा विक्रय केंद्र लगाया और लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। 75 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत एक योजना है हर घर तिरंगा योजना, जो हम भारतवर्ष में हर घर तिरंगा लगाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है सभी नागरिकों से कि वो अपने घर पर हर घर तिरंगा लगाएं, और हमारी विधानसभा में हमारे विधायक माननीय सौरभ भगवान जी का एक लक्ष्य है कि हम अपनी विधानसभा में 21,000 तिरंगा हर घर तिरंगा योजना के तहत लगाएंगे। रुद्रपुर में सीपी शर्मा के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष बनने पर उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी शर्मा ने बताया कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ वो निभाएंगे। देखिए, जिस प्रकार मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं इस नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे रुद्रपुर वासियों के चेहरे को पर आंख पर पट्टी बांधकर उनको गुमराह किया हुआ है, मैं उस चक्रव्यूह से तोड़ने का काम करूंगा उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का किया निरीक्षण, तय समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश, केंद्रीय मंत्रियों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब आयोग भंग करने की मांग ने पकड़ा जोर, युवाओं को मिला विपक्ष का साथ, एक सुर में बुलंद की आवाज। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू के बयानों के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर खड़े हुए सवाल, अन्य आयोगों की भर्ती प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में। पेपर लीक मामले में अब तक 13 गिरफ्तारी। और अब विदेशों में होगा उत्तराखंड के उत्पादों का एक्सपोर्टेशन, प्रदेश में जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा, फलों की खेती में नई टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल।